नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम देने वाला है उनके लिए अभ्यर्थियों याद रखना, इस क्लास के अंदर हम जो अभ्यर्थियों राजस्थान फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी के लिए उत्कर्ष नोट्स के साथ अभ्यर्थियों हम तैयारी करने वाले हैं। जो अभ्यर्थियों उत्कर्ष क्लासेज ने नोट्स जारी किए हैं अभ्यर्थियों, उनसे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। 5 दिन के अंदर अभ्यर्थियों आपको पूरी राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा जरूर देख लेना अभ्यर्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। पहला टॉपिक अभ्यर्थियों अभिलेख हो जाते हैं, इसको हम अभ्यर्थियों अभी कंप्लीट कर लेंगे। 2 टॉपिक अभ्यर्थियों हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है अभ्यर्थियों। वो अभ्यर्थियों आपके प्रस्तुति कहलाता है। याद रखना, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित में से किसी वंश में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। तो बिजोलिया शिलालेख में, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है अभ्यर्थियों कि चिरवाका अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है अभ्यर्थियों। ये आपका जयपुर से प्राप्त हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि जैन कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति किसे समर्पित हैं। तो किसको अभ्यर्थियों ये समर्पित हैं। तो आदिनाथ को अभ्यर्थियों, आदिनाथ जी को जैन कीर्ति जो प्रस्तुति है वो समर्पित है। दोस्तों बस आपको रिवीजन करना, क्लास को ध्यान से सुन लेना, एक भी प्रश्न अभ्यर्थियों आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो याद रखना, हर टॉपिक को यहाँ पर आपके क्लियर और रिवीजन करवाया जाएगा। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि आदिवराह का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आदिवराह का जो अभिलेख है वो अभ्यर्थियों आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो करेक्ट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन सी हो जाता है, आहड़। आहड़ अभ्यर्थियों कहाँ स्थित है ये भी याद रखना। आहड़ अभ्यर्थियों आपके जयपुर में स्थित है, सॉरी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि हर्षनाथ प्रस्तुति के अनुसार सीकर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। छठा क्वेश्चन अभ्यर्थियों, तो हर्षनाथ मंदिर का निर्माण आपसे पूछा है अल्लट के काल में अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ था अभ्यर्थियों। तो किसको प्राप्त हुआ था अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि कर्नल जेम्स टोड को अभ्यर्थियों प्राप्त हुआ था। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आठवां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन है। तो मानमोरी जो शिलालेख है इसके रचयिता अभ्यर्थियों ऑप्शन सी हो जाता है, पुष्पदत्त अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नवा क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन किस अभिलेख से मिलता है। तो किस अभिलेख से मिलता है भैया, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो घटियाला का शिलालेख है भैया तो उससे वर्ण व्यवस्था का जो प्रमाण है वो मिलता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि बड़ली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है। तो स्टार लगा के रखना भैया, तो 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी अजमेर से भैया तो जो बड़ली का शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो 11वां नंबर का क्वेश्चन कि सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया। तो जो बाबरू का शिलालेख है भैया तो उससे भैया तो जो अशोक सम्राट है वो बौद्ध अनुयायी होने का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है बाबरू शिलालेख से। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया कि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्नों का उल्लेख है निम्नलिखित में से किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका भाबरू शिलालेख से भी ये प्राप्त हुआ है। दोनों को याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट शिलालेख है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों 13वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। 13वां नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों
कि भागवत संप्रदाय का उल्लेख करने का वाला राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो भागवत धर्म का अभ्याय तो जो भागवत संप्रदाय है उसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए अभ्याय तो घोसुंडी शिलालेख में अभ्याय तो ये मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्याय तो कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम लिखित प्रमाण किस शिलालेख से मिलता है? तो किस शिलालेख में मिलता है? बसंत शिलालेख में अभ्याय तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बसंत शिलालेख में जो राजस्थान शब्द है इसका जो प्राचीनतम प्रमाण है वो मिलता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। सबसे पुराना जो अभिलेख है वो अभ्याय तो आपका बड़ली का अभिलेख है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो कौन सा अभ्याय तो घोसुंडी शिलालेख, ये आपका डी ऑप्शन अभ्याय तो जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन डी घोसुंडी शिलालेख। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि नांदसा यूप का स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नांदसा जो यूप है अभ्याय तो उसका लेख जो स्तंभ है वो अभ्याय तो आपको बताना है भीलवाड़ा से अभ्याय तो वो प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों उत्कर्ष के जो नोट्स होते हैं यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, याद रखना, स्टार लगा के रखना। हर नॉर्मल से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन आपको 5 दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति करवाने वाला हूं, तो याद रखना क्लास को मिस मत किया करो अभ्यर्थियों। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा अभिलेख है अभ्यर्थियों? ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ जो प्रस्तुति है जिसको अभ्यर्थियों 1460 ईस्वी में अभ्यर्थियों ये मिली थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों याद रखना कीर्ति प्रस्तुति अभ्याय तो कीर्ति स्तंभ जो प्रस्तुति जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन है? तो कौन है अभ्याय तो ये आपको बताना है महेश अभ्याय तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्याय तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में जो अशोक का अभिलेख है वो अभ्याय तो बैराट, बैराट कहाँ पर स्थित है अभ्याय तो जयपुर में। यहाँ से अभ्याय तो जो राजस्थान में अशोक का शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है बैराट सभ्यता से, और बैराट सभ्यता अभ्याय तो आपकी जयपुर में स्थित है, ये भी आप याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि आमेर के कछवाहा शासकों का रघुवंशी तिलक के नाम से किस शिलालेख में उल्लेख किया था? तो किस शिलालेख में उल्लेख किया था अभ्याय तो ऑप्शन ए आमेर का लेख अभ्याय तो जिसमें कछवाहा शासकों का रघुवंश तिलक के नाम से अभ्याय तो मिलता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्याय तो आपसे क्या पूछा है कि महाराणा कुंभा की विजयों या युद्धों की जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो महाराणा कुंभा की जो विजय और युद्ध अभ्याय तो उनका प्रमाण अभ्याय तो रणकपुर प्रस्तुति में मिलता है। ऑप्शन पहला अभ्याय तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। रामबाण क्लास अभ्याय तो आपके लिए होने वाली ये क्लास पूरी जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से अभ्याय तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। जो आपको अभ्याय तो नोट्स में अभ्याय तो मिलने वाले अभ्याय तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है याद रखना, वह प्रस्तुति जो विश्व में प्राप्त शिलालेखों में सबसे बड़ी है अभ्याय तो वो आपसे पूछिए। तो सबसे बड़ी अभ्याय तो राज प्रस्तुति है। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। राज प्रस्तुति अभ्याय तो जो विश्व की सबसे बड़ी प्रस्तुति मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्याय तो कि निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा हमीर को विश्व घाट पंचानन की संज्ञा दी गई थी? तो ऑप्शन सी अभ्याय तो कीर्ति स्तंभ आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बस क्लास को अभ्याय तो ध्यान से सुन लेना है, वो आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगला क्वेश्चन अभ्याय तो कि उदयपुर के एकलिंग जी मंदिर से प्राप्त आदिनाथ प्रस्तुति में किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है? तो किस संप्रदाय की जानकारी मिलती है अभ्याय तो पशुपत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न अभ्याय तो अचलेश्वर प्रस्तुति जो माउंट आबू से प्राप्त हुई है राजपूतों की उत्पत्ति बताई है? तो किससे बताई अभ्याय तो अग्निकुंड से इसको बताया है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अचलेश्वर जो प्रस्तुति है माउंट आबू से प्राप्त हुई थी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न अभ्याय तो आपसे क्या पूछा है
कि बिजौलिया शिलालेख में किस चौहान राजा के शासन को स्वर्णकाल कहा गया है। तो अभ्यर्थियों जो विग्रहराज चतुर्थ है इनके शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। तो ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो मानमोरी शिलालेख है, कर्नल जेम्स टोड जब इसको विदेश ले जा रहे थे, तो अभ्यर्थी इंग्लैंड ले जा रहे थे, तो उसने अभ्यर्थी इसको समुद्र में फेंक दिया था। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि किस शिलालेख में कर्नल टोड को अमृत मंथन का उल्लेख मिला। तो किस शिलालेख में मिला था अभ्यर्थियों, तो मानमोरी शिलालेख में ही कर्नल जेम्स टोड को अमृत मंथन का जो प्रमाण है वो मिला था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया था। तो कुंभलगढ़ शिलालेख को किसने पूर्ण किया था अभ्यर्थियों, कहना व्यास के द्वारा अभ्यर्थियों इसको पूर्ण किया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि निम्नलिखित में से वह प्रस्तुति जिसमें बप्पा रावल व काल भोज को अलग अलग होना बताया है। तो ऑप्शन बी अभ्यर्थियों रणकपुर जो प्रस्तुति है इसमें अभ्यर्थियों बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग अभ्यर्थियों संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है और इस टॉपिक का अभ्यर्थियों, इस टॉपिक का जो आपकी अभिलेख है 32 क्वेश्चन अभ्यर्थियों इसमें इंपॉर्टेंट थे, वो 32 के 32 आपको कराए गए हैं। यहाँ से आपका जो एक भी प्रश्न अभ्यर्थियों, एक प्रश्न आने वाला या दो प्रश्न आने वाले, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन श्रेष्ठ लेखकर्ता वे अनेक मंदिर भवनों दुर्गों का निर्माण करने वाला बताया है, वो कौन सा बताया, कीर्ति स्तंभ अभ्यर्थियों उसको बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों जो आपका रहने वाला है वो कीर्ति स्तंभ रहने वाला। तो याद रखना ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ तक अभ्यर्थियों जो आपका एक टॉपिक है अभिलेख और शिलालेख वो कंप्लीट होते हैं। अब आपका जो अगला टॉपिक है अभ्यर्थियों, अगला टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, अगला टॉपिक हम देख लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला टॉपिक अभ्यर्थियों जो आपके राजस्थान साहित्य स्त्रोत हैं वो अभ्यर्थियों आपका अगला टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से भी अभ्यर्थियों जो आपका एक भी प्रश्न आने वाला है वो बाहर नहीं जाएगा। याद रखना अभ्यर्थियों, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया अभ्यर्थियों, तो किसको समर्पित किया, यति ज्ञानेंद्र को अभ्यर्थियों ये समर्पित किया था, ज्ञानचंद्र को, यति ज्ञानचंद्र को अभ्यर्थियों समर्पित किया था। स्टार लगा के रखना, ऐसे क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ा परग नारी विगत ग्रंथ लिखा था अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों ग्रंथ और लेखन अभ्यर्थियों आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो इनमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। हम इसमें अभ्यर्थियों 20-25 क्वेश्चन और करने वाले हैं, इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। जो आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं पुस्तकों से वो भी आपके बाहर नहीं जाने वाले। तो मारवाड़ा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा था वो अभ्यर्थियों किनके द्वारा लिखा गया था, मोहनोत नैन्सी के द्वारा अभ्यर्थियों लिखा गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जयसिंह सूरी लेखक थे वो किसके थे अभ्यर्थियों, तो जयसिंह सूरी जो लेखक थे वो हमीर मर्द मर्दन के थे अभ्यर्थियों, मद मर्दन के थे। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है, तो बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक आपको बताने हैं। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि दयास दाल के द्वारा बीकानेर के राठौड़ी ख्यात को लिखा गया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारतीय प्राचीन लिपि के लेखक का नाम क्या है। तो भारतीय जो प्राचीन लिपि माला है इसके लेखक अभ्यर्थियों आपसे पूछा है। गौरी शंकर अभ्यर्थियों हीरा चंद ओझा को अभ्यर्थियों माना गया है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना। जो आपका भारतीय प्राचीन लिपि माला है ये अभ्यर्थियों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा अभ्यर्थियों याद रख करके जाना अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि
पद्मावत के रचनाकार कौन है अभ्यर्थी? तो पद्मावत के रचनाकार आपसे पूछा है मलिक मोहम्मद जायसी अभ्यर्थी। इसमें ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थी कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। क्या यानी कि जयनायक भट्ट को पृथ्वीराज विजय के लेखक माना गया है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों कि वंश भास्कर के रचयिता कौन है? स्टार लगा के रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक अभ्यर्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट रचना अभ्यर्थियों आपके सामने है सूर्यमल मिश्रण अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचनाकार किस क्रांतिकारी द्वारा रची गई थी? तो चेतावनीराज चुंगटिया ऑप्शन पहला अभ्यर्थी केसरी सिंह बारेहट के द्वारा अभ्यर्थी इसको रचा गया था। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है अगले क्वेश्चन के अभ्यर्थियों? अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है और अगला टॉपिक आपके अभ्यर्थियों सिक्के होने वाले, यानी कि इस क्लास के अंदर हम 3 टॉपिक करने वाले हैं और तीनों टॉपिकों से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। ये अभ्यर्थियों प्रमाण है अभ्यर्थियों, याद रखना एक भी प्रश्न आपका यहाँ से जो 3 टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एक भी बाहर नहीं जाएगा। उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स है अभ्यर्थियों, ये हाई लेवल से लो लेवल तक आपके जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे इस नोट्स में ऐड किए हैं। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि डोडियावे अखेसाई नामक मुद्रा प्रचलित थी अभ्यर्थियों, कहाँ पर प्रचलित थी? ऑप्शन सी अभ्यर्थियों जैसलमेर में ये प्रचलित थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। डोडियावे अखेसाई जो नामक मुद्रा प्रचलित थी वो अभ्यर्थियों आपके जैसलमेर में थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि तमंचा शाही सिक्के प्रचलित थे, वो अभ्यर्थियों आपके धौलपुर में प्रचलित थे। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों डिंगला, याद रखना अभ्यर्थियों डिंगला, कई सिक्के अभ्यर्थियों डिंगला, शाह आलमी, उदयपुरी और अलची नामक सिक्के कहाँ प्रचलित थे अभ्यर्थियों, कहाँ पर चलते थे? ऑप्शन ए अभ्यर्थियों मेवाड़ में ये चलते थे। याद रखना डिंगला, शाह आलमी, उदयपुरी, एलची नामक सिक्के मेवाड़ में चलते थे। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि गद्या सिक्के किस राज्य से प्रचलित थे? तो गद्या जो सिक्के हैं अभ्यर्थियों वो अभ्यर्थियों आपके उदयपुर से प्रचलित माने जाते हैं, संबंध माने जाते हैं। गद्या सिक्के उदयपुर में चलते थे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि डूडाड़ राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की एक टकसाल किसने स्थापित की? तो डूडाड़ राज्य में सबसे पहले अभ्यर्थियों सवाई जयसिंह के द्वारा जो टकसाल है, जो सिक्के बनाने की टकसाल है, वो अभ्यर्थियों स्थापित की गई थी सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? 6 क्वेश्चन अभ्यर्थियों हम इसके अंदर करने वाले हैं। इनमें से अभ्यर्थियों आपके जो 6 क्वेश्चन है जो सिक्कों से आपका क्वेश्चन आने वाला है इन्हीं में से आने वाला है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों की गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का जो विशाल ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से अभ्यर्थियों ये प्राप्त हुआ है। स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बयाना भरतपुर। तो क्लास को अभ्यर्थियों यहीं पर स्टॉप करते हैं। हमने इस क्लास के अंदर याद रखना कितने टॉपिक क्लियर किए हैं? 3 टॉपिक। 3 टॉपिक अभ्यर्थियों हमने इस क्लास में क्लियर किए हैं। अगली क्लास में अभ्यर्थियों हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं और इस क्लास के अंदर भी हम 2 से 3 टॉपिक करने वाले हैं। याद रखना कुल मिलाकर अभ्यर्थियों हम आपको 5 दिन के अंदर पूरी हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति करवाने वाले हैं। बस जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों आपको जेन्युइन कंटेंट दिया जाता है जो सीधे एग्जाम में छपता है। तो याद रखना जो भी बच्चा क्लास को देख रहा है एक वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना, एक लाइक और एक शेयर आपको 100% करके जाना। याद रखना मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में और अगले टॉपिकों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।